साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो ली गई है, ये देखा जाए तो आपकी आरपीएफ भर्ती परीक्षा 2024 यानी कांस्टेबल आरपीएफ भर्ती परीक्षा 2024 से ये रिलेटेड वीडियो है। आपको पता है कि इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, तो इसी के संबंध में ये मैं वीडियो आपके बीच बनाने का काम कर रहा हूँ। जैसा कि आपको सिलेबस की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आपका जो सिलेबस है वो 50 प्रश्न आपका जनरल अवेयरनेस को लेकर के होगा और 35 प्रश्न आपका अंग्रेजी से होगा। और यदि बात की जाए 35 क्वेश्चन की, तो वो 35 क्वेश्चन आपका जो है तर्क से होगा यानी रीजनिंग से होगा। इस तरीके से मिला करके कुल आपके 120 प्रश्न होंगे और 120 अंकों के होंगे और इसको आपका 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, 1.5 घंटे का, और 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। तो ये तो था इसका सिलेबस, और इसी सिलेबस के संबंध में हम यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं जनरल अवेयरनेस से जुड़ी ये हमारी पहली वीडियो होगी। और यदि इस वीडियो को आप सभी ने पसंद किया, चाहा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि सर के द्वारा बनाई गई वीडियो काफ़ी यूनिक है, काम की है और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है और यहाँ से क्वेश्चन हमको निश्चित रूप से मिलने वाले हैं, तो आप सभी का यदि इस टाइप का कमेंट रहा या यदि इस टाइप की वीडियो आप चाहेंगे, तो मैं आपको आरपीएफ की पूरी भर्ती परीक्षा का, चाहे वो गणित को लेके हो, चाहे तर्क को लेके हो, चाहे सामान्य जागरूकता को लेकर के हो, इन तीनों टॉपिकों के ऊपर हम आपको कंटिन्यू वीडियो जो है देते रहेंगे। साथियों, यहाँ पर जो ये वीडियो ली गई है, इसमें हम जो आपसे बात करने वाले हैं वो है आपका जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत जो आपसे पूछा जाएगा, वहाँ पे चाहे वो विधि अधिनियम को लेके हो, चाहे भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर के हो। यदि आप सिलेबस पे निगाह डालिएगा तो मिनिमम आपको जो है 4 से 6 क्वेश्चन का प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से बनेगा ही बनेगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, और एक चीज़ और है, यहाँ से जो भी आपको ये जो क्वेश्चन आपके लिए गए हैं, ये यहाँ पे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं और जो भी विगत आरपीएफ भर्ती परीक्षा के मद्देनज़र उसे ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे दोहराया जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार भारत के अंदर कितने प्रकार के आपातकाल की स्थिति होती है। तो देखा जाए तो भारत में जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। एक आपका होता है राष्ट्रीय आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति, एक होता है राष्ट्रपति शासन और एक होता है वित्तीय संकट। यदि हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, जिसे अनुच्छेद 352 के नाम से जाना जाता है, 352, यह तब लागू होता है देश में जब या तो कोई अन्य देश, बाह्य देश जो है आक्रमण कर दे, बाह्य आक्रमण की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में और आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह, इस तरीके की जब देश में स्थितियां हो जाती हैं तो ऐसे हालात में जो है 352 लागू होता है। बात करें 356 की, तो 356 जो होता है जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, यह आपको पता है कि जहाँ पे संवैधानिक तंत्र फेल होता नजर आता है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, यानी 356 आपका लागू किया जाता है। यदि हम बात करें सबसे अधिक बार जो है 356 यानी जो है आपको यूं कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन अधिक बार किस राज्य में लगाया गया है, तो वो आपका है पंजाब। यदि बात करते हैं हम लोग वित्तीय संकट की 360 की, तो जो आपका 360 है वो देश में अभी एक बार भी इसे लागू नहीं किया गया है, जिसे वित्तीय संकट के नाम से जाना जाता है। अब बात हो रही है कि यदि इन तीनों आपातकाल की स्थिति देश में हो, यानी आपातकालीन स्थिति में कौन से भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को वो मूल अधिकार प्रदत्त किया गया है जो निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकालीन स्थिति में भी, तो वो है आपका अनुच्छेद 20 और आपका होता है अनुच्छेद 21। यदि हम बात करें अनुच्छेद 20 की, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो आपका अनुच्छेद 20 है, और अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसे जीवन जीने का अधिकार के नाम से जाना जाता है। तो एक तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 21, जिसे जीवन जीने का अधिकार कहते हैं, और एक है आपका अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। ये 2 आर्टिकल जो हैं या ये जो 2 मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं अनुच्छेद के अंतर्गत, ये निलंबित नहीं होते हैं। आगे है, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के कारोबार को समाप्त कर दिया था। यहाँ बात हो रही है कि किस चार्टर कानून को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के
एकाधिकार के कारोबार को समाप्त कर दिया गया था, यानी एकाधिकार जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का किस चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया, तो वो था आपका चार्टर अधिनियम 1813। जो ये चार्टर अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसे जो है समाप्त कर दिया गया था। यहाँ एक क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ एक आगे भी है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम लागू किया गया था। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है नियंत्रण एवं विनियमितीकरण के लिए जो है, या नियंत्रण के लिए, कंट्रोल के लिए अगर देखा जाए तो भारत के अंदर यदि कोई पहला कानून बना तो वो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773। सन 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए जो है ब्रिटेन की सरकार द्वारा भारत के अंतर्गत इसे बना के लागू किया गया। यह पहला कानून भी माना जाता है कि भारत के अंदर ये सबसे पहला कानून था रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं थोड़ा। यहाँ पे कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए ये चार्टर बना 1813 में। अब बात हम लोग करते हैं आगे कि यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर उसके जो है सदन की सदस्यता को रिक्त घोषित किया जा सकता है या उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। तो यदि कोई सदस्य जो है, यानी वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर हो, यदि जो है वो 60 दिनों तक बिना अनुमति के यदि वह अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित पाया गया, तो उसकी सीट को रिक्त किया जा सकता है या उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। यहाँ दिन को पूछा गया था 60 दिन। आगे किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करना होता है। देखिए, बात करते हैं जब हम अनुच्छेद 22 की, यदि कोई अपराधी व्यक्ति है, अगर वो गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के है। तो जो यदि कोई गिरफ्तार व्यक्ति है या यदि कोई अपराधी व्यक्ति है तो उसकी जो है स्वतंत्रता के लिए जो अनुच्छेद आपका 22 बनाया गया है वो यही बात कर रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को स्पष्टीकरण प्राप्त करने का राइट होता है। वो अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है, और ये अनुच्छेद आपका 22, अनुच्छेद 22 के तहत जो है, कहने का मतलब कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत वो अपने हिसाब से जो है अब मनचाहा वकील, मनचाहा अपील, यानी ये सारी चीज़ें उसकी स्वतंत्रताएं होती हैं। आगे है आपातकालीन घोषणा। आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? देखिए, आपातकालीन जो घोषणा है वो किस आपातकाल की व्याख्या करता है? तो वो राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है। यानी वो राष्ट्रीय, अगर आपातकालीन घोषणा की बात हो रही है तो इसका मतलब राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है, यानी अनुच्छेद 352 की बात करी जा रही है। हम लोग आगे चलते हैं। संसद में कौन कौन शामिल है या संसद के कितने अंग हैं या संसद किससे मिलकर बनता है? ये बहुत ही पुनरावृत्त क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दोहराया जाता है। तो वो है आपका लोकसभा, राज्यसभा। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के जो है संसद का निर्माण करते हैं। ये संसद के आपके 3 अंग हैं। ये आपसे पूछा गया है कि भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय, यानी जो दिल्ली की जो हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना कब की जाती है? तो दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में आपकी जो है की जाती है। आगे क्वेश्चन लिया गया कि यदि आपके मौलिक अधिकार को राज्य द्वारा कलंकित किया गया हो तो नागरिकों को अदालत में किसके खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार प्राप्त होता है? वो किस अनुच्छेद के तहत? उसे आप यूं कह सकते हैं कि यदि कोई भारतीय नागरिक है और उसकी नागरिकता का हनन हो रहा है या उसके मौलिक अधिकारों का, जो नागरिक को फंडामेंटल राइट मिला है, उसके मौलिक अधिकार का यदि हनन किया जा रहा है तो वो जो है, कहने का मतलब वो कहाँ जा सकता है? यानी वो यही कह रहा है कि अदालत, नागरिकों को अदालत में खिलाफ, यानी
यानी अब उसके खिलाफ अपील करने के लिए, अपील करने का जो मूल अधिकार उसे मिला है वो कौन सा है? तो वो है आपका अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, जिसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। उन्होंने इतना तक कहा था कि यदि नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों को लागू कर दिया जाए और उस पर निगरानी रखने वाली यदि कोई मशीनरी न हो, कि यदि ये सारे आपको राइट भले दे दिए गए हो कानूनी तौर पे, यदि इनका हनन होता है तो उसका जो है नियंत्रण कौन करेगा, उसकी देख रेख कौन करेगा, उसका संरक्षण कौन करेगा? यदि कोई संरक्षण करने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर मूल अधिकार देने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसीलिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी नागरिकों के मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत वो हाई कोर्ट जो है जा सकता है। यानी यूं कहा जाए कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? तो वो है माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को माना जाता है। और ये प्रावधान कहाँ किया गया है? यह अनुच्छेद 32 है। यह नागरिकों का मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। काफी महत्वपूर्ण है। आगे है, किस अधिनियम में भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर भारत सरकार अधिनियम को जो, अच्छा ये कह रहा है कि किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था? यूं कहा जाए कि आप यूं कह सकते हैं, ये था भारत सरकार अधिनियम 1858। आपको मालूम होना चाहिए कि 1857 की क्रांति के बाद यहाँ जो है अंग्रेजों के बिल्कुल एकदम चौकन्ना हो गई थी ब्रिटेन की सरकार। और आपको पता है कि यहाँ से जो है कंपनी का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका एकदम पूरा उसके हाथों से पूरा सब कुछ, सारा अधिकार जो है छीन लिया जाता है और सीधा जो है भारत की गवर्निंग जो होती है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाती है। वहीं से भारत सचिव का भी पद आपका आता है, एक सचिव का पद दे दिया जाता है और उसी समय से भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय भी बोला जाने लगा था। तो कहने का आशय है कि किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था? यानी तो जो दोहरी सरकार थी, एक तरह से देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भी शासन था और ब्रिटिश सरकार का भी। ये जो दोहरा शासन था, इसे समाप्त करके सीधा ब्रिटेन के अधीन कर दिया गया था भारत को। तो वो था आपका अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858 1857 की क्रांति के बाद। अब देखिए, ये हम लोग बात कर लिए हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 की चर्चा हो चुकी है, क्योंकि यही भारत के अंदर पहला कानून बना था, रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773, जो भारत के अंदर जो ये कानून बनाया था ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए। प्रत्येक संसदीय बैठक का, देखिए ध्यान देना, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके नाम या किसके लिए रखा गया है? तो देखिए, जो जैसे ही जो संसदीय बैठकें होती हैं, उसका जो पहला घंटा जो पहला घंटा प्रारंभ होता है वो प्रश्नकाल का समय होता है, यानी वो प्रश्नकाल का प्रहर होता है। एक चीज ध्यान में रखना है, पहला संसद की बैठक का पहला जो आपका घंटा किसके लिए रखा गया है? तो वो प्रश्नकाल। ठीक प्रश्नकाल के बाद देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शून्यकाल, जिसे संज्ञा दी जाती है शून्यकाल। तो शून्यकाल का प्रहर जो है प्रश्नकाल के जस्ट बाद शुरू होता है, वो ठीक 12 बजे से शुरू होता है और 1 बजे तक चलता है। 1 घंटे का टाइम होता है। इसमें 20 जो है अति आवश्यक महत्व के मुद्दों को, ज़्यादा से ज़्यादा 20 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर प्रश्न यानी चर्चा परिचर्चा की जा सकती है। शून्यकाल का प्रहर, तो शून्यकाल का प्रहर भी आपसे पूछा जाता है और प्रश्नकाल, पहला प्रश्नकाल, उसके बाद शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे तक। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है। 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया जाता है। अब आगे केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब होती है? तो जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग था उसकी स्थापना 1926 में की जाती है। आगे है आपका किस वर्ष में पीट का, देखिए किस वर्ष में पीट का भारतीय अधिनियम पारित किया गया था? तो पीट्स अधिनियम जो था, यानी किस वर्ष में पीट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? वो सन 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। देखा गया तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद।
भारत का विधि आयोग है। देखिए विधि आयोग है, कह रहा है कि भारत का जो विधि आयोग है ये कैसा निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक निकाय है कि अन्य कैसा निकाय है। तो यह देखा जाए तो जो विधि आयोग होता है यह भारत का गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है, यानी गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। देखिए ये बहुत ज़्यादा आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन से निकाय आपके संवैधानिक हैं, कौन से निकाय गैर संवैधानिक हैं। तो देखिए जिस निकाय का भारतीय संविधान में अच्छे से उल्लेख होता है, उसका भारतीय संविधान में जिक्र किया गया होता है, वे सारे के सारे निकाय आपके जो है संवैधानिक निकाय में आते हैं। यदि बात करी जाए कि नीति आयोग, जिसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, यह कौन सा निकाय है, देखा जाए तो एक गैर संवैधानिक निकाय है, लेकिन बहुत बड़ा आपका निकाय है, लेकिन यह गैर संवैधानिक है क्योंकि नीति आयोग का उल्लेख कहीं भी भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है। हमने जो है अपने चैनल के ऊपर जो है संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय और संसदीय समितियों से जुड़े जैसे शून्यकाल का प्रहर, प्रश्नकाल का प्रहर और तारांकित प्रश्न, इस तरीके की बहुत सारे जो वीडियो चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। आगे है संविधान सभा में वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे। जो संविधान सभा बनाई गई थी, जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो उस समय कहा जा रहा है कि वित्त एवं कर्मचारी समिति का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको जो है प्रमुख समितियों के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है कि भारतीय संविधान से जुड़ी प्रमुख समितियां कौन थी और उनके कौन अध्यक्ष है। जैसे अगर बात की जाए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है, और इसके अध्यक्ष थे आपके बाबा BR अम्बेडकर, और इनको लेकर के देखा जाए तो कुल सदस्यों की संख्या थी मिला के 7। ये पूछा जाता है राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। देखिए आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान में वर्तमान में देखा जाए तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। यदि इन अनुसूचियों में बात करी जाए दूसरी अनुसूची की, तो कह रहा है राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत इन्हें रखा गया है, तो ये है आपकी भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची, जो राज्यसभा के सदस्यों यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इन सब से जुड़ी है। भारत के उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु, देखिए भारत के अंदर चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, इनकी जो न्यूनतम आयु होती है वो आपकी होती है 35 वर्ष। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। बहुत ज़्यादा पुनरावृत्त क्वेश्चन है, बहुत अधिक बार दोहराया जाता है कि भाई जो राज्यसभा होती है इसका पद, जैसे देखिए लोकसभा है तो लोकसभा का जो लोकसभा के में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, यानी स्पीकर और सब स्पीकर होते हैं। और यदि हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वो या जो पदेन सभापति होता है वो आपके देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वही जो है राज्यसभा के पदेन सभापति माने जाते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कौन हिस्सा नहीं है। कह रहा है लिबर्टी, समानता, न्याय, प्रावधान। देखिए सभी हैं लेकिन प्रावधान नहीं है। प्रावधान जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना या भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है, इसे संविधान की कुंजी या ताली के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोगों के द्वारा इसे ही यानी संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा बोला जाता है। लेकिन जब बाबा BR अम्बेडकर के संबंध में प्रश्न आता है तो भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को न कह करके अनुच्छेद 32, जिसको आपने अभी सुना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे जो है संविधान की आत्मा बोला था। ठीक है, आगे है संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करना। देखिए संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर कौन करता है। देखिए मान लीजिए लोकसभा जब जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठकें की जाती है तो पहली बात उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं यानी स्पीकर करते हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो है संयुक्त बैठक का संचालन कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो ऐसे हालात में जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं वो इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, वो है अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत। कह रहा है अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत कौन मंत्रालय, ये जो अंतर राज्य परिषद का जो मंत्रालय है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह आपको पता होना चाहिए। गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है
आपका आता है अंतरराज्य परिषद मंत्रालय। ठीक है, आगे है भारत की आकस्मिक जो निधि है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। जो भारत की आकस्मिक निधि है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगी, तो वो अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आती है। आगे है राज्य मानवाधिकार आयोग, यानी जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन नहीं है, बल्कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यानी जो आपकी उच्चतम न्यायालय है उसका जो सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, इसके अध्यक्ष होते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के। आगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो आपके देश में जो है 1993 में बनता है, यानी मानवाधिकार जो है अधिनियम के बाद। तो यूं देखा जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना, 1993 में बना। किस बिल के बिना, ध्यान देना, किस बिल के बिना भारत सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है, तो उस विधेयक का नाम होता है आपका विनियोग विधेयक। यानी विनियोग विधेयक ला करके सरकार जो है भारत के सामूहिक कोष से पैसा आपकी निकाल सकती है। तो ये रहा आपका जो है देखा जाए तो यहाँ से आपका मैंने बोला था कि मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन या मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था से हर हाल में आपके बनते ही बनते हैं। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा। यदि साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने लोगों को जरूर शेयर करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा ये वीडियो कैसी लगी, इसमें और क्या किया जा सकता है, या अपना कमेंट आप देंगे तभी मैं अगली वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। चाहे वो आपकी तर्क को लेकर के होगी, चाहे गणित को लेकर के होगी, और चाहे आपकी जो है जनरल अवेयरनेस को। यह जनरल अवेयरनेस यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो परीक्षा में जब भी जाएंगे तो मिनिमम 4 से 5 नंबर आपका अच्छे से तैयार रहेगा। साथियों आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।